is Shruti again in my same channel Shruti Tells, and as I discussed and as I informed, today we are going to talk about liver transplant. So again this video will be in Hindi. Extremely sorry for my English viewers, but the motto again, I really want to educate the persons, those persons actually who doesn't know anything about liver transplant. They have the need but they don't know anything. And believe me, nutrition is the biggest part of any major surgery, not just transplant. And I literally feel and I have experienced that people doesn't have, or I think the mass don't have the knowledge, the adequate knowledge or the basic knowledge about the nutrition. They get confused because without food nobody can survive. And when it comes about your kid, it's really, I can understand the drama for the parents. So the motto of the series of the videos, I really want to educate and create the awareness in common mass. And if at all you have any question related to this, please put in the comment box, because I am qualified, certified and experienced liver transplant dietitian. And it's nothing, I just want to promote myself. I just want to help someone who actually needs my skill. So वेलकम ऑल. एंड अब आगे का जो वार्तालाप होगा वो हिंदी में होगा. प्लीज़ जो थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं मेरे हिंदी में उसको इग्नोर करें, और जो कंटेंट है उस पर ध्यान दें. कंटेंट भी मैं एडिटिंग नहीं करती अपने वीडियो में, सो मैं पता नहीं, या तो मैं बहुत लेज़ी हूँ या फिर मुझे आता नहीं है या फिर मेरा मन ही नहीं होता, बिकॉज आई रियली वांट टू कीप माय वीडियोस नेचुरल. बस एक नॉर्मल वे है, एक कॉमन वे है आपसे जुड़ने का. सो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स या कुछ ऐसा नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, बिकॉज जो हमारा उद्देश्य है एक आपसे कनेक्ट होने का और आप तक अपनी बात को पहुंचाने का, वो हो जाता है. सो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे बताएं और तब मैं कोशिश करूँगी सीख के करने का. सो आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, और जो टॉपिक है वो है लिवर ट्रांसप्लांट, एंड दैट टू इन पीडियाट्री, मतलब बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट. सो मेरा जो डोमेन है और मेरा जो फोकस है वो रहेगा प्री ट्रांसप्लांट डाइट, पोस्ट ट्रांसप्लांट डाइट और उससे रिलेटेड ही कहीं पे. सो बेसिक जो नीड है डाइट का, किसी भी खान पान का, आहार का लिवर ट्रांसप्लांट में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है, एक मेजर ऑपरेशन है जिसमें आपके बच्चे को पहले तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होना होता है, क्योंकि फिर से बोलूँगी एक बड़ी सर्जरी है. सो बच्चे को इसके लिए तैयारी ज़रूरी है, उसके शरीर को. और जब एक बच्चे को लिवर का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो बच्चा डेफिनेटली कमज़ोर होता है, माल नरिश्ड होता है, मतलब उसमें कई तरह के डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं कि कई तरह के कमियां, या फिर डेफिशिएंसी को हिंदी में कैसे बोलेंगे, किसी तरह की कमियां, मतलब प्रोटीन की कमी, कैलोरी की कमी, मतलब बच्चा जो है आपका बहुत दुबला पतला होता है, खान पान उसका सही नहीं हो पाता है, खाना नहीं खा पाता है, बहुत सारे रीज़न है, हम सब कुछ बात करेंगे. सो शुरू करते हैं. इस वीडियो में लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बात बस रहेगा आहार के बारे में, खान पान के बारे में, और इसी के चारों तरफ हम लोग घूमेंगे. सो पहली बात है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि क्यों ज़रूरी है एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लिवर ट्रांसप्लांट क्यों कराते हैं, कि हमारा बच्चा अच्छा ज़िंदगी जिए, उसका लिवर नॉर्मल रहे, उसका ग्रोथ नॉर्मल रहे, और हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करे, राइट, हर तरीके से. एक लेमन टर्म में बोल रही हूँ. सो एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए ट्रांसप्लांट के बाद ये मैं जो भी बोलती हूँ वो जर्नल में पब्लिश्ड है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है. तो ये देखा गया है कि जब तक बच्चा एक नॉर्मल न्यूट्रिशन पे रिटर्न नहीं हो जाता है, तब तक उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम एडिक्वेट नहीं मानते हैं. सो एक बच्चे को ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है. ट्रांसप्लांट से पहले भी और ट्रांसप्लांट के बाद भी उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर एक पेरेंट को और फैमिली मेम्बर्स को पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एक पूरा एक असेसमेंट होता है ट्रांसप्लांट से पहले. सो उसमें एक न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी होता है कि आपको एक डाइटिशियन के पास भी जाना होता है, और वो बच्चे को असेस करती है अकॉर्डिंग टू द एज
जो भी एक असेसमेंट के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे नॉर्मल हाइट, वेट, अगर बच्चा छोटा है तो हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं, उसका जो स्किन फुल थिकनेस है वो देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं ये असेस करने का कि बच्चे में मसल स्टोर कितना है, और बच्चे का जो एक नॉर्मल, हमारे पास इंडियन बच्चों का भी एक ग्रोथ चार्ट है, हाइट वेट, मतलब हाइट के मुताबिक वेट कितना होना चाहिए, उम्र के मुताबिक हाइट कितना होना चाहिए। तो ये WHO ने भी बनाया है और इंडियन सोसाइटी ऑफ, जो डॉक्टर्स की एक सोसाइटी है, उसने भी बनाया है। सो हम दोनों से टैली करके देखते हैं कि बच्चा आखिर कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो उस पर एक एग्रेसिव न्यूट्रिशन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और नॉर्मली जो इस तरह के बच्चे होते हैं, अगर वो एक्यूट लिवर फेल्योर के नहीं होते हैं, चाहे रीज़न ABCD कुछ भी हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, तो वो मालनरिश्ड होते हैं, ये भी प्रूवन है। सो अब जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और एक्यूट लिवर फेल्योर है, इस दोनों का जो एक पैथोफिजियोलॉजी है, या फिर इसमें जो न्यूट्रिशन का जो एक रोल है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जो एक्यूट लिवर फेल्योर के बच्चे होते हैं, वो बेसिकली एक्यूट मतलब एक शॉक की तरह आता है, तुरंत आता है, और जिसमें ये जो लिवर डिजीज़ है वो एकदम एक वेग में आता है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी से आता है, मगर ये बहुत पुरानी बीमारी नहीं होती है, जिसको एक्यूट लिवर फेल्योर कहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा जो टर्म्स है वो बहुत लीमन टर्म्स में यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मोटो ऐसे लोगों को नॉलेज देना है जिनको कुछ भी नहीं पता है, या फिर जो गाँव से दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनसे मैं ज़्यादा कनेक्ट करना चाहती हूँ इस विषय में। सो एक्यूट लिवर फेल्योर और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का जो पैथोफिजियोलॉजी है, और सॉरी कुछ टर्म्स की हिंदी मुझे बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, तो मैं इसको हिंदी में नहीं बोल पा रही हूँ, एक्सट्रीमली। सो पैथोफिजियोलॉजी और जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब आपको कितना खाना पीना देना है, कैसा खाना पीना देना है, वो डिफरेंट होता है। एक सिंपल जो मैं बात बताऊंगी, जैसे एक्यूट लिवर फेल्योर में होता है, वो लो प्रोटीन डाइट देनी चाहिए बच्चों को, तो प्रोटीन कम होती है, और उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते हैं, फैट मॉडरेट देते हैं। तो जो आपका कैलोरी का, एनर्जी का जो बेसिक सोर्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, प्रोटीन को थोड़ा कम कर दिया जाता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हम हमेशा बच्चे को डेफिनेटली कैलोरी ध्यान रखते हैं, कैलोरी तो 2-3 फोल्ड ज़्यादा देनी होती है बच्चों को, क्योंकि ऐसे बच्चों का, मैंने पहले ही बोला, BMR बहुत ज़्यादा होता है, उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मगर ऐसे बच्चों को प्रोटीन भी ज़्यादा दिया जाता है। तो एक नॉर्मल चीज़ बोल रही हूँ। एक्यूट लिवर फेल्योर में ज़रूरी नहीं है बच्चों को और भी कुछ रिस्ट्रिक्ट करना एक्सेप्ट प्रोटीन। ऐसे एक्यूट लिवर फेल्योर के बच्चे बहुत बार ये देखा गया है कि कॉन्शियस नहीं होते, सब कॉन्शियस होते हैं, या फिर अनकॉन्शियस होते हैं। तो ऐसे बच्चों को एंटेरल फॉर्मूला, जो नाक से ट्यूब डाल के फीड करते हैं, वो भी मैंने बोला है, वो भी दिया जाता है। और ऐसे बच्चे कई बार देखा गया कि ओरली नहीं ले पाते हैं जितना उनको लेना चाहिए। मगर जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के बच्चे होते हैं, उनको डेफिनेटली ओरली हमें बहुत मोटिवेट करना होता है, मैं बताऊंगी आगे फिर इसमें। और प्रोटीन भी अच्छा देना होता है, ज़्यादा देना होता है, और कैलोरी भी, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा देनी होती है। एक मिथ है लोगों में कि जैसे ही बच्चे को पीलिया हुआ, फैट का रेस्ट्रिक्शन शुरू कर देते हैं, मतलब तेल नहीं देंगे, घी नहीं देंगे, दूध बंद कर देंगे। तो मैं यही बताना चाहूँगी यहाँ पे एक और पॉइंट, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि बच्चे को छानी हुई चीज़ें खिलाएं, तली हुई खाने चीज़ें खिलाएं, मगर अगर आपका बच्चा तो पूरी खाना चाह रहा है, एक्चुअली बच्चे को चाहिए पूरी, तो आप प्लीज़ उसको दीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चे खुद ब खुद ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। मगर फैट का अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक नॉर्मल खाना दे, सुपाच्य भोजन दे, अच्छे से पका हुआ खाना दे, ज़्यादा तेल मसाला ज़्यादा ना दे, मगर एक नॉर्मल खाना दे, क्योंकि ऐसे बच्चों का टेस्ट ऑलरेडी ऑल्टर रहता है। कई रीज़न है उसके पीछे। अगर आप इसमें अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, चाहे वो फैट का हो या मसालों का हो, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं खा पाएगा। एक ब्लैंड डाइट हम ही नहीं खा पाएंगे, तो आपका बच्चा कहाँ से खा पाएगा। और ब्लैंड डाइट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हाँ, खाना सुपाच्य होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली घर का बना होना चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो एक ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद जो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जो माल न्यूट्रिशन होता है, जो बच्चे में माल न्यूट्रिशन होता है, आपका बच्चा जो कमज़ोर हो जाता है, कहते हैं जैसे कि पतला, बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला दिखने लगता है। सो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे
बच्चों का ग्रोथ फेल्योर हो जाता है, बच्चे में विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं जो एट टाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। सो इससे भी बचने के लिए बच्चे का खान पान को दुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को माल न्यूट्रिशन की तरफ पुश करते हैं ऐसे बच्चे को। उसमें एक तो हो जाता है पुअर ओरल इंटेक कि बच्चे अच्छे से खा नहीं पाते हैं, बच्चे को सीवियर जॉन्डिस होता है या फिर क्रॉनिक मतलब काफ़ी दिनों से जॉन्डिस होता है बच्चों में, तो उसकी वजह से भी बच्चे नहीं खा पाते हैं। दवा चलती है, उससे टेस्ट भी ऑल्टर हो जाता है, वो भी एक रीज़न है। फिर बच्चे के कई बार पेट में सूजन आती है, पैरों में सूजन आता है, तो पेट में सूजन होने से भी खाना पीना कम हो जाता है, एक ये भी रीज़न है। और भी कई रीज़न है। और एक तो कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे डालना होता है बच्चे को, जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कई बार डालना होता है बच्चे को। अब सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये भी मैंने देखा है सॉल्ट फ्री डाइट में, बस कई पेशेंट्स आते थे जो सॉल्ट फ्री डाइट पे हो जाते थे, मतलब उनको खाने में नमक ही नहीं दिया जाता था। ये फिर से प्रैक्टिकल नहीं है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब है कि आप बच्चे को खाने में 2 से 3 ग्राम सॉल्ट देंगे, क्योंकि इसके बिना बच्चा खाना नहीं खा पाएगा और वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। सो सॉल्ट फ्री डाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को 3 ग्राम सॉल्ट आराम से दे सकते हैं। एक जो चुटकी होती है नमक की, जो सिंपल सी चुटकी होती है, वो 1 ग्राम होता है, तो ऐसे आप 3 चुटकी नमक का यूज़ बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चे को एक सबसे अच्छी बात होती है कि अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते जैसे बीपी और डायबिटीज़, तो आप बच्चे को मीठा ज़्यादा दे सकते हैं, चीनी की जगह गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। जैम, जेली, कस्टर्ड, खीर, जो भी घर का बना हुआ मीठा है वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप उन सब पे भी बच्चों को ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। अब जैम है तो ज़्यादा बेकरी जैसे ब्रेड जैम ना देके हम रोटी घर पे बना के उस पर जैम स्प्रेड कर दें, डोसा बना के उस पर जैम स्प्रेड कर दें, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बेकरी आइटम से अननेसेसरी सोडियम आता है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। मगर ये हर बार नहीं होता है, तो आपको जब तक डॉक्टर या डाइटिशियंस ना बोलें, खुद की तरफ से बच्चे के लिए कुछ भी ऐसा अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना करें जिससे बच्चे का खाना पीना और भी कम हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे को आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो ये मतलब पहले का है, लिवर ट्रांसप्लांट से पहले का, क्योंकि अगर आप एक बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। आपका बच्चा ऑलरेडी कमज़ोर है, ऑलरेडी बीमार है। सो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से देखा गया है कि जो ये बच्चे होते हैं वो ट्रांसप्लांट तक जाते जाते और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। फिर जो ट्रांसप्लांट के बाद का आपका आउटकम होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट क्यों करवा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो वो जो आउटकम है वो अच्छा नहीं रहता है। बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन डिले मतलब ज़्यादा टाइम के लिए होना होगा, आईसीयू में बच्चा को ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा, आईसीयू में सेप्सिस इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बच्चे का जो घाव है, जो लिवर का एक जो घाव होता है जहाँ पे करते हैं सर्जरी, वो भरने में टाइम लग सकता है। तो बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट से पहले जो खान पान है वो बहुत ज़रूरी है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद का जो आपका एक कहते हैं बाद में जो बच्चा रिकवरी होता है उसको अच्छा करने के लिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। और फिर से एक रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी आयुर्वेदिक चीज़ों पे, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस पे, अननेसेसरी कुछ भी उस पर प्लीज़ आप बिल्कुल भी फोकस ना दें और हमेशा एक डाइटिशियन और डॉक्टर की एडवाइस में ही काम करें। बहुत ज़रूरी है ये, आप चाहे दूर दराज के गांव में हैं, इलाकों में हैं, मगर आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, अब जैसा मैंने बोला, प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन सपोर्ट कैसा होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के जो बच्चे होते हैं वो ओरली लेने में सक्षम होते हैं, ओरली डेफिनेटली वो मतलब मुंह से लेने में सक्षम होते हैं, मगर ये भी देखा गया है कि 80% जो बच्चे होते हैं ऐसे वो मालनरिश्ड होते हैं, तो उनका जो ओरल इंटेक होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो डिज़ायर्ड कैलोरी प्रोटीन है उसको अचीव करने के लिए, और उतना बच्चे नहीं खा पाते। अगेन बहुत सारे रीजन है, जैसे मैंने आपको बोला। तो ऐसे बच्चों में कई बार हो गया कि बच्चे को ओरल तो डेफिनेटली हमें मोटिवेट करना चाहिए, हर छोटे छोटे टाइम में थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को देना चाहिए। एक बार में शायद बच्चा ना खा पाए, लेकिन आप जब बच्चे सवेरे सो के उठते हैं तो उनकी भूख सबसे अच्छी होती है, तो उस समय कोशिश करें बच्चों को कुछ भी उसके पसंद का दें, और हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके दें। अगर आपका
बच्चा 1 साल से नीचे का है तो माँ का दूध तो डेफिनेटली बेस्ट है। उसके अलावा जो वीनिंग फूड है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा होलसम होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और हर एक जो खाना है वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि हमने जूस पिला दिया, मूली का रस पिला दिया और बच्चे का पेट लिक्विड से भर दिया। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होता है, कभी कभी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। फिर से बोलूँगी, बिना डाइटिशियन के सुपरविजन में ये सारा काम आप नहीं करें। अगर बच्चे को लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक अच्छा ज़िंदगी देना है तो लिवर ट्रांसप्लांट से पहले का न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बच्चे हैं उनका एग्रेसिव न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है लिवर ट्रांसप्लांट से पहले। कई बार बच्चे देखे गए हैं कि वेल बिल्ट आते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से खा पी रहे हैं, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के जो रीजंस होते हैं और जो जिस वजह से आपको लिवर ट्रांसप्लांट के पास जाना पड़ रहा है, जो भी आपके लिवर का प्रॉब्लम है वो डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट लिवर डिजीज़ का प्रोग्नोसिस डिफरेंट होता है, पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट होता है। सो कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे वेल बिल्ट हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, तो उनको ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देना है। कई बार बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास डोनर नहीं होते हैं और उनका लिवर ऑर्गन आने के लिए उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। ऐसे बच्चों में बहुत ही बड़ा रिस्क होता है डिटोरिएशन का। ऐसे बच्चों को डेफिनेटली सुपरविज़न में होना चाहिए, रोटेशनल सुपरविज़न में होना चाहिए, हर एक हफ्ते के बाद या जितना भी फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। डाइटिशियंस के पास डेफिनेटली लेके आना चाहिए। अगर आप नहीं लेके आ सकते हैं, आप वर्चुअल मिल सकते हैं, उनसे वर्चुअल बात कर सकते हैं, फ़ोन पे, मेल में। आजकल तो नेट सबके पास है, व्हाट्सएप कॉल में बच्चे को आप अपने डाइटिशियन को दिखा सकते हैं, मगर डाइटिशियन के टच में रहना है अगर आप फिर से लिवर ट्रांसप्लांट के बाद की ज़िंदगी आसान चाहते हैं। कई बार बच्चों का ओरल खान पान सफिशिएंट नहीं होता है तो बच्चे को नाक से ट्यूब डाल करके खाना देना होता है, या कई बार वेन से भी देना होता है, मगर ये सब डॉक्टर और डाइटिशियन डिसाइड करते हैं, आप खुद से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डे टाइम में बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं खाने के लिए जितना खा पाता है, मगर रात को बच्चे को नाक से फॉर्मूला फीड देते हैं। ये सारी चीज़ें अगर डॉक्टर और डाइटिशियंस के ही सुपरविज़न में हो तो वो बेहतर है, खुद से इसके बारे में डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप बच्चे को घर पे मॉनिटर कर रहे हैं और आपको ऑर्गन मिलने में टाइम है, आपके लिवर ट्रांसप्लांट में देरी है, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे को एक डाइटिशियन के असेसमेंट के अंदर रखें और जो भी वो बोलती हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फिर कुछ जैसे टिप्स हैं जो जैसे प्री ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन में जो हम नॉर्मली बोलते हैं बच्चों को कि पहला तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स होना चाहिए। जो स्नैकिंग होती है आपके बच्चे की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नैकिंग पे नॉर्मली हम फोकस नहीं करते, हम कुछ भी दे देते हैं आमतौर पे, मगर ऐसे बच्चों का जो स्नैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी डेंस होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में तो जैसे एक आइडियल स्नैक क्या है आपका, बनाना कस्टर्ड बनाइए, बनाना चॉप कीजिए। आइडियल स्नैक क्या है आपका, खीर, चाहे वो साबूदाना हो, चाहे वो रवा हो, चाहे वो चावल हो, ये बहुत अच्छा है। आइडियल स्नैक है आपका कोई भी डोसा, चाहे वो चावल का डोसा हो, गेहूं का डोसा हो, मिलेट डोसा, उस पर जैम स्प्रेड करके। आइडियल क्या है, रोटी, घी और गुड़, रोटी पे हल्का सा घी स्प्रेड किया, गुड़ डाला और वो रोल करके दे दिया। आइडियल स्नैक क्या है, रोटी और बनाना, रोटी पे थोड़ा जैम लगाया, बनाना को रोल किया, स्प्रेड करके दे दिया। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, जो कोई भी बना। मैं फिर से ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत हो, जो आप घर में खुद से कर लें और जो हर गाँव में एक सिंपल सा इंसान भी कर सकता है। आइडियल क्या है, सत्तू, घी और गुड़। सत्तू जैसे बिहार में सत्तू बहुत चलता है, आप दे सकते हैं। चूड़ा, केला और चीनी ये दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होते हैं ऐसे बच्चों के लिए। आराम से आप इसके लिए जा सकते हैं। जो अलुआ होता है जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो बहुत हेल्दी है, आप उसको बॉईल करके, बेक करके या फिर दूध में मैश करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत ही हेल्दी स्नैक होती है ऐसे बच्चों के लिए। कई बार ऐसा होता है जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो उनका नॉर्मल फार्मूला है वो सही नहीं होता है, या फिर वो क्या मैं कैसे इसको बोलूँ कि वो सफिशिएंट नहीं होता है, या फिर उसको चेंज करने की नौबत आती है। जैसे बच्चा कभी नॉर्मल दूध जैसे लैक्टोज है उसको नहीं पचा पा रहा है तो उसको एक सोया बेस्ड फार्मूला पे जाते हैं। बच्चा नॉर्मल दूध को नहीं पचा पा रहा है तो उसको एक एलिमेंटल डाइट पे डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर से एक डाइटिशियन से ही आनी चाहिए और आती भी हैं। तो आप प्लीज़ एक रिक्वेस्ट फिर से यहीं पे कर रही हूँ कि डाइटिशियन के टच में रहें और उनके हर नियमों का पालन करें। एक और चीज़ देखी गई ऐसे बच्चों में कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है,
फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिंक, आयरन, कैल्शियम, ऐसे बच्चे एनीमिक होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चों का खाना बैलेंस होना चाहिए और ये सारी जो सप्लीमेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली डॉक्टर दे रहे हैं, और अगर आप चेक करें और आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको फिर से अपने डॉक्टर्स और डाइटिशियन से इसके बारे में बात जरूर करना चाहिए। फिर है अर्ली पोस्ट ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन, कि आपके बच्चे का सर्जरी हो गया और बच्चे के सर्जरी के तुरंत बाद बच्चे को कैसा खाना देना है। तो सर्जरी के तुरंत बाद बच्चा आपका आईसीयू में जाता है। आईसीयू में ट्रेन डाइटिशियंस होती हैं, ट्रांसप्लांट डाइटिशियंस होती हैं, एनास्थेटिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन, फिजिशियन, सारे लोग होते हैं। आपका बच्चा उनके सुपरविजन में होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि 12 से 18 घंटे के बाद अगर बच्चा बहुत छोटा नहीं है तो ओरल सिप्स यूज़ करते हैं, अगर बच्चे का बॉवल मोमेंट ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके डॉक्टर क्लिनिकल टीम के अंदर होता है। बट एक बेसिक एक लेआउट दूंगी कि बच्चे को क्लियर लिक्विड से पहले सिप्स से यूज़ करते हैं। बच्चा बहुत छोटा है तो डेक्सट्रोज जो मीठा पानी होता है उससे भी शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, फिर नॉर्मल हॉस्पिटल डाइट पे आता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा मालनरिश था ट्रांसप्लांट से पहले तो इस समय में फिर से हमें नाइट्रोगैस्ट्रिक ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको बच्चे को फिर से एंटेरल न्यूट्रिशन देते हैं। उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है कि उससे ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहता है। कभी कभी टीपीएनबी की ज़रूरत होती है तो हम उनको पैरेंटेरल न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो मगर फिर ये आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा जो न्यूट्रिशन है वो आपके एक्सपर्ट्स के पास रहता है। आपको बस जानना चाहिए कि आपके बच्चे के साथ आईसीयू में क्या हो रहा है। उसके बाद जो आता है पोस्ट ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन, की पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है बच्चे का खाना। पोस्ट ट्रांसप्लांट आपका बच्चा बहुत वनरेबल होता है इन टर्म्स क्योंकि वो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे होता है। उसकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए ताकि वो नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले उसके लिए सर्टेन मेडिसिन चलाए जाते हैं। इस समय बच्चे फिर से इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं और खाना पानी इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। सो आपके जो बच्चे का खाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीनली हैंडल करना चाहिए। कुछ भी हो वो पका हुआ देना चाहिए, फ्रेश देना चाहिए, लेफ्ट ओवर फूड नहीं देना चाहिए। 4 घंटे 6 घंटे के प्रिपरेशंस वाले फूड देने चाहिए। जो हमने सवेरे ब्रेकफास्ट में बनाया वो ब्रेकफास्ट में ही खत्म हो गया, लंच में बनाया लंच में ही खत्म हो गया, डिनर में बनाया वो डिनर में ही खत्म हो गया। कभी भी बचा हुआ खाना नहीं देना है। हाँ 4 घंटा 6 घंटा आप अंतराल रख सकते हैं, 4 घंटा इज़ आइडियल, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। कुछ भी कच्चा नहीं देना। अगर आपके बच्चा सैलड खाना चाहता है, फ्रूट खाना चाहता है, सो फ्रूट्स में जो थिक फीलिंग वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे अनार हो गया, केला हो गया, जो उसको आप पील कर सकें वैसे फ्रूट्स सही होते हैं देने के लिए। और जैसे सैलड्स अगर बच्चे खाना चाहते हैं तो वो भी जो पील करने वाली चीज़ें होती हैं उसको अच्छे से थिक पीलिंग उसका निकाल देना होता है। और कोशिश करना है अगर आपको लग रहा है तो आप उस जो भी सैलड्स हैं इमीडिएटली चॉप करके देना है, या फ्रूट्स इमीडिएटली चॉप करके देना है, या फिर आप नॉर्मल सॉल्ट वाटर में 10 मिनट के लिए डिप कर सकते हैं सैलड्स को। मगर मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश करना है हर कुछ पका हुआ देने का। बच्चे ज़्यादा सैलड्स एंड फ्रूट्स को ऐसे भी नहीं मांगते। फ्रूट तो आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स ऑप्शन है, ऑरेंजेस, अनार मतलब नारंगी, अनार, सेब को भी आप लीव कर सकते हैं, और केला, तो ये सारी चीज़ें। और सैलड्स ऐसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सैलड देना है, आपको पका हुआ सब्जी दे दे वो बेटर है। नॉन वेज भी आप दे सकते हैं मगर वो अच्छे से पका होना चाहिए। आपका जो एग है वो हार्ड बॉइल्ड होना चाहिए या फिर ऑमलेट होना चाहिए। उसको बुलसाई या फिर हाफ बॉइल्ड एग नहीं देना चाहिए। अगर आपका बच्चा नट्स खाता है तो नट्स को भी कोशिश करना है रोस्ट करने का। पोस्ट ट्रांसप्लांट कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका जो मेडिसिन है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, वो पोटेशियम से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो पोटेशियम को बढ़ने का चांसेस होता है। उस पोटेशियम जैसे फ्रूट्स में, नट्स में, इन सब चीज़ों में बहुत पोटेशियम होता है, तो आपको अपनी डाइटिशियन से बात करना। अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है आपके बच्चों का तो कुछ चीज़ें उसमें मना हो जाती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज पोस्ट ट्रांसप्लांट एक बच्चे के लिए पूरा ही ग्रीन सिग्नल होता है। बच्चा हर कुछ खा सकता है, डेफिनेटली टाइम लगता है और वो टाइम के साथ ही होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। बच्चे डेफिनेटली कई बार ऐसा देखा गया पोस्ट ट्रांसप्लांट बच्चे दे जस्ट वांट टू, उनको सब कुछ खाने का मन करता है क्योंकि उनके पास पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उनको खुला आसमान मिल जाता है। डॉक्टर्स भी जाकर राउंड पे बोलते थे हाँ हाँ जो मन में खाओ, तो बस बच्चा, तो इसमें आपको एक डाइटिशियन के अनुसार धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप हॉप जंप करके आगे बढ़ जाते हैं तो बच्चे को लूज मोशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, उसमें फिर से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। कई बार देखा गया है कि बच्चे को एक नॉर्मल डाइट तक पहुँचने में टाइम लगता है, क्योंकि फिर मैंने जो पहले बोला था फिर वही बोलूँगी कि पोस्ट ट्रांस बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन से भी असेस होता है। जब आपका बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन पे पहुँच जाता है, स्टेटस और ओरल खान पान, तो आप समझ जाएंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। सो आपके बच्चे को वहाँ तक पहुँचने में कई बार देखा गया है कि टाइम लग जाता है।
उसमें क्या करना है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है, थोड़ा आराम से चलना है, डाइटिशियन के निर्देश अनुसार चलना है और धीरे धीरे करके आपके बच्चे में वो अचीव हो जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद आमतौर पे, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक दो और बात बताऊंगी कि ट्रांसप्लांट के बाद ओबेसिटी के चांसेस, ओवरवेट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लड़कों में कई बार प्यूबर्टी डिले होता है और लड़कियों में वेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये दो चीज़ें हमने बहुत देखी हैं आमतौर पे। सो ट्रांसप्लांट के बाद वेट का एक ग्राफ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो बच्चा का जो खान पान है ट्रांसप्लांट के एटलीस्ट 1 साल तक प्लीज़ डाइटिशियन के असेसमेंट के साथ जाएं। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जैसे बहुत ज़्यादा राइस, बहुत ज़्यादा, कई बार बच्चों का डोज बहुत ज़्यादा हो जाता है मेडिसिन की वजह से, उनको बहुत भूख लगती है। सो उस समय भी आपको ये नहीं है बच्चे को सिर्फ रोटी और भात ही खिलाना है, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हेल्दी चीज़ें हैं वो देनी है, जो डाइटिशियन से मिलके आप डिसाइड करेंगे। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो नेचुरल कंक्लूजन है कि डाइट बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की, आमतौर पे देखा गया कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। कई बार बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, टाइम लगता है, तो उनको एक स्पेशल फार्मूला पे डाल दिया जाता है। जो बड़े बच्चे होते हैं जो पहले बहुत वीक होते हैं ट्रांसप्लांट से पहले, उनको धीरे धीरे टाइम लगता है आगे बढ़ने में, मगर वो भी हो जाता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि बच्चों में मोटापा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसको आप कंट्रोल करके चलना है। अपने बच्चे को हेल्दी ईटिंग के लिए आगे बढ़ाना है, बच्चे को ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है जंक फूड देने में, क्योंकि माँ बाप को भी थोड़ा सा खुला मिल जाता है, तो बच्चे को जंक फूड, चिप्स, मैगी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये सारा चीज़ें भी हम ज़्यादा देने लगते हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। और आपको खान पान में जो भी खान पान से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको हाइजीन, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। कभी भी लेफ्ट ओवर खाना नहीं देना है, बाहर का खाना ज़्यादा तो नहीं देना है, परहेज करना है। बाहर खाना आप खाने जाएं 1 साल के बाद डेफिनेटली, उससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती अपने पेशेंट्स को, चाहे डॉक्टर जो भी बोले, और उस समय भी बहुत चूज़ी रहें और कोशिश करें डाइटिशियन से इसके बारे में पूछ लेने का डिटेल में, अच्छा रहेगा आपके लिए। और कुछ जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, ऐसा देखा गया है एटलीस्ट 1 साल तक ट्रांसप्लांट के बाद, तो बच्चों को थोड़ा सन एक्सपोजर चाहिए होता है, धूप में जो एक आइडियल टाइम होता है समर का, विंटर का, सन एक्सपोजर बच्चों को दें धूप में बैठने के लिए, धूप में चाहे बालकोनी हो, चाहे विंडो हो, या फिर आपके पास कोई अच्छा प्ले ग्राउंड हो, तो धूप में खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को उनकी एज के मुताबिक एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वो कुछ भी एक्टिविटी हो जिसमें आपका बच्चा सही हो, जो आपको आराम से मिल जाए, उसके लिए प्रोत्साहित करें बच्चों को। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बच्चा का ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको एकदम इंडोर रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली कुछ टाइम तक प्रिकॉशंस लेने, पर आप बच्चे को आराम से अपने साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ले जाएं, ताकि बच्चे को थोड़ा एक्टिव रखें, ठीक है, और उनका वेट ना बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आराम से हो जाता है, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है ट्रांसप्लांट, मगर मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सिंपल टाइप से बोलूँ। अगर उस पर और डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो आप प्लीज़ कमेंट में डालें, फिर हम प्री ट्रांसप्लांट अलग वीडियो बनाएंगे, सून आफ्टर ट्रांसप्लांट अलग वीडियो बनाएंगे, और लॉन्ग टर्म ट्रांसप्लांट का अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये आपको कमेंट में डालना पड़ेगा। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करे और आपको इससे थोड़ा बेनिफिट मिले। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको आपके बच्चे से या फिर किसी भी एडल्ट से भी रिलेटेड लिवर का कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको कुछ भी जानना है, प्लीज़ कमेंट में डालें, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। क्योंकि लिवर डिजीज़, लिवर आपके शरीर का मेन फैक्ट्री है। लिवर डिजीज़ आपको बहुत तरीके से इफेक्ट करता है, और उसमें एक सही खान पान बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। श्रुति, प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी का हेल्प कर सकता है। इंडिया में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और ये सारी चीज़ें सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, डेफिनेटली थोड़ी चैलेंजिंग है, ट्रॉमेटिक है, मगर आप अच्छे से अगर हैंडल करेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और बहुत ही अच्छा करेगा। ये तो एक दावा है जो मैं आपसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, श्रुति।